बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का, इस हफ्ते का एक अच्छा सा एनर्जी से भरा हुआ आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक अहम मौजू पर बात करेंगे, मगर उस मौजू को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हम जो तिब्बे नबवी का हमारा एक सेगमेंट है, जिसमें हम रोज़ाना किसी न किसी एक नए सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहे होते हैं और जो तिब्बे नबवी के सुनहरी उसूल हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आज हम तिब्बे नबवी के इस सेगमेंट में बात करेंगे सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से। जो अच्छी सेहत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत करार दी जाती है कि इससे बढ़ के और कुछ नहीं। सब कुछ ख़रीदा जा सकता है मगर अच्छी सेहत नहीं ख़रीदी जा सकती है। हमने बड़े बड़े बंगलों वालों के पास और जो माल से जो लोग भरे हुए हैं उनको सेहत के हवाले से इंतहाई गरीब देखा है, और वो उस माल से सेहत नहीं ख़रीद सकते हैं। सब कुछ है उनके पास, खा नहीं सकते हैं हेल्दी फूड, मतलब वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकते सब कुछ होने के बावजूद। तो अच्छी सेहत सबसे बड़ी दौलत। आइए अच्छी सेहत के हवाले से आज तिब्बे नबवी के इस सेगमेंट में कुछ सुनहरी बातें सुनते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, डीएनए के सिरे, जिन्हें टेलोमेयर कहा जाता है, छोटे हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ डीएनए की हिफाजत करने वाले अनासिर भी कमजोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी उम्र के लोगों पर बीमारी जल्द हमला आवर होती है। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी हिफाजत की जा सकती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद जिंदगी के तर्ज अमल से टेलोमीर की लंबाई में इजाफा देखा गया है। लंबी उम्र पाने के लिए दोस्त बनाना और उनके साथ खुशगवार वक्त गुजारना भी जरूरी है। जी दोस्तों, सेगमेंट आपने देखा और अभी वक्त है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उस पे उसके मौजू के हवाले से आप दोस्तों को बताने का। रोज़ाना हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी न किसी एक नए मौजू पे बात की जाए, मगर कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिन पे बात करना इंतहाई लाजिम व मलज़ूम हो जाता है, और वो हमारे सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो आपको पता है कि इस वक्त महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है, पेट्रोल की कीमत के हवाले से क्या बातें हो रही हैं। आम जो एक शहरी है उसके लिए महंगाई की वजह से मुश्किलात कितनी बढ़ती जा रही हैं। जो हमारी गुज़श्ता हुकूमत थी वो भी इसको महंगाई के जिन को काबू करने में बुरी तरह नाकाम रही है, और मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह नाकाम ही है। और जो सियासी शोरगुल है वो भी आपको नज़र आ रहा है। मुल्क में तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो जलसे करती हुई नज़र आई हैं, और इन जलसों की वजह से अवाम भी बाहर हैं, और हर पार्टी यही उम्मीद दिला रही है कि आप हमारा साथ दें, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ये वही लोग हैं जिन सबको मौक़े मिल चुके हैं। तकदीर भी मुल्क की आप देख रहे हैं किस जानिब जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो सियासतदान हैं इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर कल को सियासत के मैदान में क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं आज के मेहमान से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, आप तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुल्क की सियासत में जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये फ़हीम भाई, देखिए मुल्की सियासत में मैं समझती हूँ कि मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि ये मुल्क हम सबका है, और तमाम चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या दीगर लोग हों मौजूद उसमें, और पूरा माशरा अगर ये तय कर ले, और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ये है वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इस कोशिश में होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और अपने मुल्क की मईशत को और मुल्क की तरक्की पर
मुल्क को गामजन कर सके। लेकिन बात दरअसल ये कि जिन मुश्किलात से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है, मैं नहीं समझ सकती हूँ कि फ़हीम भाई एक दम में कोई भी उसको रिलीफ दे सकता है। देखिए कर्ज़े हैं तो कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर इस कदर चढ़ गए कि उनको उतारना मुश्किल है, और अगर हम उसको उतारते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके पास आसान हल जो निकलता है, उसको आसान हल जो नज़र आता है वो पेट्रोल, डीज़ल या आप फर्नेस ऑयल, इस तरह की चीज़ों में जब या आपकी देख लें बिजली देख लें, गैस देख लें, इनके बिल अगर या इनके पैसे में इजाफा कर देते हैं तो उनके पास ये रेवेन्यू आसानी से जनरेट हो जाता है। बिल्कुल यही बात वज़ीर-ए-आज़म थे जब इमरान खान साहब वो यही फरमाते रहे कि यही वजह जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अच्छा देखिए, बट ये बाहर में जो हुकूमत में नहीं थे लोग, वो इस महंगाई के ऊपर बाकायदा तनकीद कर रहे थे। आज उनके पास मौका है तो आज भी यही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बात दरअसल ये है कि देखिए मैं गवर्नमेंट की हिमायत में या उस बात में नहीं करी। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो हमारे यहाँ 3.25 साल, ये सबको पता है, कोई मैं किसी गवर्नमेंट के या किसी उसके खिलाफत में बात नहीं करी, मुखालिफ बात नहीं करी। बात ये कि जो 4 साल इस मुल्क के साथ हुआ है, महंगाई स्टार्ट देखें 2018 से पहले इस कदर महंगाई क्यों ना थी। एकदम जो महंगाई का जिन निकला है ना, तो वो जिन पकड़ में आ ही नहीं रहा। इसलिए कि महंगाई तो मुसरत जी, आई एम रियली सॉरी, महंगाई तो हमेशा से मतलब बढ़ती रही है, और अभी कुछ महीने पहले जो महंगाई थी वो आज उससे ज़्यादा है। आज से 3 महीने बाद उससे ज़्यादा होगी, अगली हुकूमत आएगी वो इससे भी ज़्यादा होगी। ये तो मुसलसल चलता रहा। जब देखें फ़हीम भाई, बात दरअसल ये है कि जब सही तौर पर आपके मामलात नहीं होते, सही तौर पर आप काबीना के साथ मिलकर नहीं बैठते, काबीना से मशवरे नहीं लेते, अपनी अपोजिशन से मशवरे नहीं लेते कि किस चीज़ पर हमें क्या लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए, तो जब तक तो मैं नहीं समझती हूँ कि बेहतरी की जानिब आएंगे। अब मैं ये कह दूँ कि महीना सवा महीना हुआ है इस गवर्नमेंट को आए हुए, और मैं इस पर तनकीद करना शुरू कर दूँ तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो बेहतर होगा। हाँ, इनको 2, 4, 5 महीने गुजरते हैं तो यकीनन बजा तौर पर आवाम भी, हम जितने तजिया कार हैं, आपका भी, हम सबका राइट है कि हम इनको कहें कि जी आप नारे लगाते थे, आप दावे करते थे, अब आपके दावे कहाँ गए। तो बात दरअसल ये कि इन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, एटलीस्ट 4 से 5 महीने जो है ना, जिसको वो जो है ना इस तमाम मामलात को स्टेबल कर सकें, तमाम मामलात को बेहतर अंदाज में वो चलाने की पोजीशन में हो, तब तो हम कह सकते हैं। देखिए घर में एक नई नवेली दुल्हन भी आती है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना, तो एक दम तो मेरे ख्याल में वो सारे मामलात में टैकल नहीं कर पाती ना, हर मामलात में तो वो नहीं घुस पाती। तो ये नई नवेली हुकूमत है, इसको थोड़ा सा टाइम देखिए नई नवेली हुकूमत इसलिए है कि 3.25 साल बाद, देखिए 3.25 साल खान साहब की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने अपने तरीके से मामलात को हैंडल किया। जाहिर बात है जब ये लोग आए हैं महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, तो नहीं मैं समझती हूँ कि एकदम बहुत अच्छे से मामलात तय कर पाएंगे, लेकिन बेहतरी की तवक्को की जा सकती है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सही। अच्छा मुसरत जी, क्योंकि इस वक्त सारी ही जमातें मिल के जो है वो हुकूमत में हैं और इक़्तिदार संभाले हुए हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से फ़ैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि सारी जो पार्टीज़ हैं, इतना तजुर्बा है उनका, वो सारे एक जब स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतरी हो सकेगी कोई, या लड़ाई झगड़े में या इसी तरह ही काम चलते रहेंगे? नहीं, देखिए मैंने पहले ही आपसे फ़हीम भाई कहा कि जितने भी ये मंजी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर ये साथ हैं, इससे पहले अगर खान साहब भी ये स्टेप उठाते या पोजीशन के साथ मिलकर किसी भी बात पे वो अमल करते और उनसे बैठ जाते, क्योंकि खान साहब तो ये कहते थे कि मैं इनसे मिलना ही नहीं पसंद करता। ठीक है, बात दरअसल ये है कि अपोजिशन में अव्वल तो खान साहब को बड़ा दिल करना चाहिए, ठीक है, आए और अपोजिशन में बैठे और वहाँ वो आवाम की बेहतरी के लिए मशावरत करें। सही है, ठीक है, और फिर वो देखें कि मुझ में और इनमें क्या फ़र्क था। अगर ये भी मुझसे मशवरा नहीं करते हैं तो यकीनन आवाम में जाने का हर एक को जमहूरी उनका हक है। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि आवाम की खातिर आएँ और बैठें। जहां आपने एज अ प्राइम मिनिस्टर मुल्क में लीड किया है, तो अपोजिशन लीडर के तौर पर भी आए ना, आप बैठे और बात करें और आवाम की फलाह के लिए। देखिए अपोजिशन हो जो गवर्नमेंट हो, बच्चे नहीं हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें मालूम हो जाता है
कि कौन हमारे लिए अच्छा और कौन हमारे एग्जैक्टली अच्छा मुसरत जी, क्या इलेक्शंस जो हैं वो जल्द हो जाएंगे और इलेक्शंस हो जाने से ये जो शिकायत हैं अवाम की या बहुत सारे सियासतदानों की जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी? इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। मगर एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, जिनसे हम मुल्की सियासी और माशी बहरान के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अच्छा मुसर्रत जी, लास्ट फ्राइडे को जो UAE के किंग थे शेख खलीफा बिन जायद, उनका भी इंतकाल हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों ने ताज़ियत की है। काफ़ी अच्छे इंसान थे और पूरी दुनिया से उनके रवाबित भी बड़े अच्छे थे। हम भी पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक चैनल की तरफ से हम भी उनके लिए ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने दौरा भी किया है अभी। नहीं, बिल्कुल अफसोस के लिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए, तो यकीनी उन्होंने भी पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी भी की है। और जो आज आपने की है, और हम समझते हैं कि हम सब अफसोस करते हैं और अल्लाह पाक उनको अपने जवान रहमत में जगह अता फरमाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि इलेक्शंस का वक्त पे हो जाना, क्या ये सारे जो मसाइल जो हमें नज़र आ रहे हैं उनका हल है या इनको पूरा वक्त देना चाहिए? और अभी जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के पास भी हाज़िरी पे गए हैं सारे ये, तो वहाँ पे क्या मशावरत हुई है? उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से क्या अपनी राय दी है? इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। बात असल ये है कि देखिए, जो इलेक्शंस के अंदर जो तरमीम है, आइनी तरमीम है, अगर वो हो जाती हैं बहुत जल्द, तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन फिर उसके बाद जल्द हो जाने चाहिए। और इसमें तो कोई शक नहीं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी, उसके पास पूरे 5 साल अगर होते हैं, तो वो अपने पूरी तैयारी से आकर और वो चाहेगी, अगर उसके पास सबसे बड़ी बात ये है कि उसके पास अक्सरियत पूरी हो, ये मांगे तांगे की नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि आवाम ने देखा है पौने 4 साल में भी अच्छा किया है, बुरा किया, जो भी किया वो आवाम की नज़र में है। उसको मैं और आप उसकी तशरीह ना करें तो बेहतर है, अगर कर भी लें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कि आवाम बहुत बेहतर समझती है कि कौन हमारे हक़ में बेहतर है। और मैं भी ये तमाम अपनी 22 करोड़ आवाम से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहती हूँ, उस शख्स को वोट दें जो आपके मुल्क का खैर ख्वाह हो, आपके बच्चों का खैर ख्वाह हो और मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाए। आप उसको वोट दें। और आप समझते हैं कि जिसने अच्छा काम नहीं किया और बेहतर नहीं किया मुल्क के लिए, उनको आवाम जो, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहती हूँ, वोट ना देकर आप उससे बदला ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हैं, मगर अवाम भी तो कंफ्यूज हो चुके हैं कि जो लोग वोट मांग रहे हैं उन सब ने अपनी अपनी बारियां ले ली हुई हैं और कारकर्दगी वो सबके सामने है। अब अवाम जो है वो यही सोच रहे हैं कि किसको वोट दें, क्या करें। अब कराची के अवाम को देखें, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को भी वोट दे के देखा है, उन्होंने MQM को भी वोट दे के देखा है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी वोट दे के देखा है, PTI को भी वोट दे के देखा है, और अभी फिर से सारे जलसे हो रहे हैं। अब क्या करें, इन्हीं को दोबारा आजमाएं सबको, या किसी या दोबारा से पाक सरजमीन को वोट देके उसे ट्राई करें, या कुछ और TLP को वोट दें? नहीं, देखिए, ये तो अवाम का अपना आईनी हक है कि वो किसको वोट देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक नए खून, नए जज्बे और ऐसे शख्स को वोट देना है कि जो वाकई इस मिशन को लेके चले कि सिर्फ अवाम ही सब कुछ है। अब देखिए, मैं इस चीज़ में अगर तारीफ़ ना करूं तो बड़ी गलत बात होगी कि यहाँ से 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अपना काफ़िला लेके चले थे लॉन्ग मार्च की सूरत में, उन्होंने कहा था कि खान साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, ये ना हो कि आपको इस इक़्तिदार से बाहर जाना पड़े। तो क्या ही अच्छा होता
कि लॉन्ग मार्च जब गए, बजाय खान साहब के वुज़रा मजाक उड़ाने के बैठते और बात करते कि जी आप अवामी मसाइल पे बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस तरह के जूम आने जुमले और गलत बातें कहकर जो है ना बिलावल साहब के लिए करते थे। तो इसी वजह यही है कि आप अपने अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर नहीं चले, आपने अपना समझा ही नहीं। जो भी शख्स गवर्नमेंट में आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसका राइट है कि वो सबको साथ लेके चले, चाहे आने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे आने वाले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या कोई भी हो, तो या शहबाज शरीफ साहब ही हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन वजह ये कि अवाम को, क्योंकि अवामी नुमाइंदे होते हैं अपोजिशन वाले भी, तो उनको जब तक साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनकी राय नहीं लेंगे, तो वो सब बहुत गलत हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो सियासी सूरत हाल, देखिए माशी सूरत हाल, वो हमने उस पर बात की कि महंगाई हो रही है, मुसलसल हो रही है, और अवाम के दिल जीतने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को सिर्फ महंगाई पे काबू करना है और अवाम उनके साथ, ठीक है, सीधी सी बात। सियासी जो हालात हैं वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। तो हर पार्टी अपने अपने जलसे में बढ़ चढ़ के जो है वो बयानात दे रही है। हमने ये भी देखा है कि अदालत में जो जज साहब होते हैं वो इनकी सरजनिश कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो मीडिया को जो है ना वो एक और ही खबर सुना रहे होते हैं, ये सारे बयानात अलग अलग तरह के दे रहे होते हैं। ये आम सी रूटीन है ना, प्रैक्टिस है हमारी, हम देखते हैं। अभी जलसों में भी ऐसा ही हो रहा है, जलसों में इस तरह बढ़ चढ़ के बातें की जा रही हैं। एक बयान है असद उमर साहब का, कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात महीनों नहीं हफ्तों दूर। तो ये मुल्क को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, और आइंदा आपको सियासी बसीरत से देखिएगा क्या नज़र आता है? देखिए, बात दरअसल ये है कि फ़हीम भाई जिस तरह से असद उमर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म का बयान देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब आप कह रहे हैं कि जनाब महीनों नहीं हफ्तों में श्रीलंका जैसे मामलात हो सकते हैं या श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ। मुझे कोई शक नहीं, और ना मैं किसी की जहनीत पे और किसी के नीयत पे शक कर सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद असद उमर साहब जो है ना इस किस्म का बयान दे के सटिया गए हैं कि वो अगर इक़्तिदार से बाहर आएँ तो खुदा न खास्ता अपने मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात में धकेलने के लिए आवाम को वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं, आवाम को वो मुश्तिल कर रहे हैं, बिल्कुल इंतशार फैला रहे हैं। और मैं इसकी बीइंग अ पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करती हूँ कि देखिए, अगर इस किस्म का इश्तियाल पाया भी जाता है तो उसको एक पॉलिटिकल लीडर जो है ना उसको कम करता है, उसको समेटता है। देखिए, मैं इस चीज़ में हकीकतन तारीफ़ करूँगी आसिफ अली जरदारी साहब की। देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब शहीद होती हैं, मुझे बताएं उस वक्त मुल्क की हालात क्या थे? इंतहाई गमगीर मसाइल में था, लेकिन आसिफ अली जरदारी क्योंकि अपना लीडर जो होता है ना वो ऐसे फैसले करता है, उसने क्या कहा था? पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान चाहिए। बिल्कुल सही है, आप उन्होंने ऐसी बात की थी। और देखें, अदालतें जब फैसले नहीं कर पा रही होती हैं या इतने डिले आ जाते हैं डिसीजंस में, तो तब फिर अवाम अपने हाथ में जो है ये फैसले लेते हैं। तो श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ है, करप्ट हुक्मरानों को उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए या उनसे इक़्तिदार छीनने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। आज भी अगर पाकिस्तान में ऐसी बात की जाती है, जिन लोगों ने करप्शन की है, अगर वो इबरत का निशाना नहीं बनेंगे तो फिर ये अवाम जो है ना वो बाहर तो निकलेंगे। फ़हीम भाई, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, इनके लिए इदारे मौजूद हैं। एक वक्फे पे जा रहे हैं, तफसील से इस बारे में बयान कीजिएगा कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, मतलब असद उमर साहब जो उन्होंने ये बयान दिया है, और असल सूरत हाल क्या है। फिर से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज न्यूज़ कैफ़े में मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे एक बयान के हवाले से, असद उमर साहब का एक बयान कि श्रीलंका जैसे हालात महीनों नहीं हफ्तों दूर।
इससे क्या मुराद था। और जो मेरी और आपकी बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि शायद हमारे यहाँ अदालती निज़ाम कुछ ऐसा है कि अवाम जो हैं वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। जब अदालतें फ़ैसला नहीं कर पाती, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी के लिए, बहुत ही ताकतवर लोग जो हैं, जैसे अभी आप जरदारी साहब का बात करें थे, आसिफ अली जरदारी साहब जब खुद सदर थे तब भी वो अपनी कातिल जो मकतूल बीवी थी उनके कातिल जो है वो नहीं पकड़ सके। तो इस तरह का निज़ाम जब मौजूद हो तो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने करप्शन की है, लूटमार की है, उनको हम मतलब कैफ़रे किरदार तक पहुंचा सकें। दरअसल ये है कि आपने वजह फरमाया, लेकिन इसके अंदर अगर कवानीन मौजूद हैं उस पर काम किया जा सकता था, और जब मिलकर बैठें तो कानून किया जाए, उस पर जो तरमीम है, कानूनी तरमीम है, उस पर की जा सकती हैं। चाहे अदलिया का निज़ाम, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और किसी जज ने तो नहीं कहा कि आप ना करें ना, उसमें तरमीम ना करें, उसमें बेहतरी ना लाएं। बात दरअसल ये है कि देखें, जैसे अभी खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्की सालमियत पर होती हैं, तो उनको हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जजेस होते हैं और मोअज़्ज़िज़ अदलिया होती है उस पर सो मोटो एक्शन लेती है। कोई ये पहली दफ़ा नहीं लिया गया, कई दफ़ा कई मामलात होते हैं जिस पे सो मोटो एक्शन लिया जाता है, और उसको गलत वे में ना ले जाया जाए। हाँ, हम समझते हैं और हम अपनी मोअज़्ज़िज़ अदलिया से मौदमाना गुजारिश करते हैं कि तमाम चीज़ों के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं या जो लोग बुरे हैं जिनके केसेस हैं, देखिए केसेस चलने वाली, केस आप मुझ पे कर दें, लेकिन बात यह कि उसकी तहकीक होनी चाहिए। कर देंगे, आप कहेंगे कि मुझे इलाज करवाने के लिए बाहर जाना है, आप वापस नहीं आएंगे। नहीं देखें, तो नहीं जाने देना चाहिए ना फिर ऐसे लोगों को, तो जब पता हो तो नहीं जाने देना चाहिए। मुल्क के अंदर देखें इतने अरसा बंदा रहता है, तो मुल्क के अंदर इतने क्या गरीबों के लिए वो इलाज है तो बाकी के लिए नहीं हो सकता। नहीं जाना चाहिए। ये हुकूमत वक्त की गलती है, क्यों जाने दिया भाई उसको। मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगी, क्यों जाने दिया। आप देखें ना, बाकी भी तो है ना, जरदारी साहब बीमार थे, वो गए मुल्क से छोड़ के, नहीं गए ना, वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है ना। लोग कहते हैं मगर डॉक्टर आसिम गए थे वो मुल्क से बाहर, हालांकि उनका अपना अस्पताल भी है यहाँ पे। डॉक्टर आसिम अगर गए हैं तो डॉक्टर आसिम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन नहीं, वो चेयरमैन नहीं है। देखिए वो एक पार्टी का पार्ट है, देखिए वो पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन बात दरअसल जब लीडर जाके ये कहेगा और फिर छोड़, देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ मैं समझती हूँ कि इस मामले में शायद खान साहब ने उन्हें एनआरओ दी है। भाई क्यों चले गए, जिंदगी देखें, अगर इस तरह देखा जाए तो उनकी वाइफ को भी बाहर लेके गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत, कुलसूम साहिबा को अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी माँ जैसी थी वो, रिस्पेक्ट है उनके लिए मुझे। लेकिन बात दरअसल ये है कि खान साहब ही ना भेजते ना उन्हें, और अगर वो गए तो ये उनका बीमार है, अभी भी कई दफा देख रहे होते हैं हम कि बीमार हैं, हमें किसी की सेहत और किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। सेहत अगर ख़राब है उनकी तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और अगर सेहत याब हो गए तो ये तो पहले ही कहा गया है कि आए और पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर हैं, आए और केसेस को फेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में करेंगे। जब उनकी बेटी करती रही, उनका भाई कर रहा है, उनका भतीजा कर रहा है, तो यकीनन वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन आना चाहिए अगर सही हो गए तो। ठीक है, बस इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सही हो जाए, और ऐसे अस्पताल भी यहाँ बन जाए जहाँ सियासतदानों का इलाज हो सके। ठीक है, वो बड़े जरूरी है। अस्पताल है जी, देखिए कुलसूम बीबी बाहर गई है इलाज करवाने के लिए, लेकिन जब जिंदगी नहीं थी तो बाहर भी उनका इंतकाल हो गया। जिंदगी बिल्कुल देखें, वो एक लीडर है, इंतकाल तो सबको हो जाना है। पाकिस्तान का देखें 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन अगर ठीक हो गए तो इस वक्त गवर्नमेंट उनकी है, आए और तमाम उसको फेस करें सारे इश्यूज को। अच्छा मुशर्रफ जी, आखिरी लम्हात हैं, मुझे ये बताइए कि अवाम को आप इस मुल्क की सियासी और जो माशी जो बहरान है इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से, अपने बहन भाइयों, हम और आप भी एक ही हैं, यही मशवरा दूंगी और यही आपसे अपील करूंगी कि किसी भी चीज़ को, हालात कैसे भी हों,
पाकिस्तानी अमलाक को, ये सब हमारी अमलाक हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट की, उन्हें कभी भी नुकसान ना दें, कभी भी नुकसान ना दें। और जब भी कोई काम करें हौसले और हिम्मत से करें। और आपको अगर कोई शख्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी का काम पसंद नहीं है, तो उन्हें वोट ना देकर आप उनसे जो है ना इंतकाम ले सकते हैं। ये ना हो कि आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में ना लें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ प्रोग्राम के को हम अपने अख्ताम की तरफ लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।